एक नैरेटिव बनाया विपक्ष ने और सोशल मीडिया पर, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया पर विपक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा आगे निकल गया। लेकिन जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, मैंने न तो उनके मुंह से कभी सुना कि 400 पार के बदले अब हम जो है किसी ढंग से बहुमत चाहते हैं, न दूसरे स्थान पर जो रणनीतिकार हैं या शीर्ष नेतृत्व जिनके हाथ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, न कभी उन्होंने कहा। उन्होंने तो 4 चरण के बाद ही कहा कि हमारा बहुमत पार कर गया है, 5वें चरण होते ही हम 310 पार कर गए हैं। तो फिर ये बात आई कहां से कि अब भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार जो है अब 300 या कुछ पर आकर सिमटने की बात कर रही है। हुआ नहीं है। लेकिन ये बात कहते कि चुनाव में लड़ने की कई रणनीति होती है। एक तो आप अपनी प्रचार करते हैं, सामने विरोधी के प्रचार को कैसे कमजोर करें। अगर लोगों के मनोविज्ञान पर कुछ हावी है तो उसको काटने के लिए कैसे, मतलब हमारे यहाँ जो चुनाव है ये एक अहिंसक युद्ध की तरह है। इसमें जय और पराजय के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाई जाती है। इस समय सोशल मीडिया आने के बाद वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है और वो चल रहा है, वो चला है। लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हमने 400 पार का दावा छोड़ दिया या हमको नहीं आने वाला है। वो सब दिन वही कहते रहे हैं। जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें आने वाला। विपक्ष ने जरूर इसमें कोशिश की है। पहले विपक्ष की रणनीति थी कि पहले इस बात को तोड़ो कि अरे रे 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 बीजेपी को अब समझ में आ गया है कि तो जाने वाले हैं, तो अब किसी ढंग से बहुमत मिल जाए, बहुमत मिल जाए। फिर विपक्ष ने दूसरी रणनीति आई कि बहुमत तो असल में हमको मिल रहा है। 4 जून के बाद तो मोदी जी गए, राहुल जी की फोटो लगा के आप देखेंगे कि करोड़ों में ऐसे ट्वीट मिल जाएंगे, नीचे फोटो रहेगा 4 जून को आ रहा हूं, बस इतनी ही पंक्तियां सबके सामने आई होंगी। इस प्रकार से चला है। तो ये एक रणनीति होती है बनाने की। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया कि हम तो 300 क्रॉस कर गए हैं, 310 हमारी सीटें हो गई है। तो ये सब हुआ है वो लोगों के अंदर से भाव खत्म करने के लिए नहीं। भाजपा अजेय नहीं है, भाजपा अपराजेय नहीं है। नरेंद्र मोदी को भी हम पराजित कर सकते हैं और वो इसलिए करना पड़ता है। तो थोड़ा जोर से जब आप बोलते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो मीडिया भी उसको लेती है, उस पर चर्चा होता है, उस पर डिबेट होता है, सेफोलॉजिस्टों को उस पर हम लोगों को टिप्पणियां करनी पड़ती है। ये सब हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना स्टैंड नहीं छोड़ा है, ये सच है। अब दूसरे आधार पर देखते हैं, क्योंकि आपका जो ये डिबेट में मुद्दे भी आ गए हैं, किसका क्या रहा, कौन जीतेगा, सब कुछ हो गया है। तो उसमें जरा देखिए, मूल ये है कि क्या बीजेपी की रणनीति में कहीं चूक हुई या बीच बीच में रणनीति उसको बदलनी पड़ी और विपक्ष को भी कैसा ऐसा पड़ा। देखिए, युद्ध में जो है एक सुनियोजित रणनीति होती है, वो लक्ष्य की होती है। कब कौन सी उस रणनीति के पार्ट में अपनाना है, कहां चेंज करना है, कहां हमको अपनी कमियां दिखाई दे रही है। असल तो होता है कि लक्ष्य हम जीत रहे हैं, किस मुद्दे को जनता एक्सेप्ट कर रही है, हमने क्या बोला उसको ठीक से जनता के पास वो नहीं पहुंची है, तो उसको कैसे हम बदले या कैसे नहीं, सब चलता है। तो जब विपक्ष की ओर से जब ये आरक्षण और संविधान, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो संविधान की तस्वीर लगी थी और वो एक मैसेज था कि संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। वहां से वो शुरू हुई। वो आरक्षण पर मोदी जी बोलते रहे। लेकिन ये बात सच है कि जो मैंने देखा है, आपको पता नहीं ध्यान आया कि नहीं आया, एक युवाओं की टोली जो थी दलितों में, वो जगह जगह युवाओं की बस्तियों में जा रही थी पिछले 2-3 महीनों से, और उनकी बैठकें लेना, वहां सभाएं करना कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार आएगी तो आरक्षण चला जाएगा, ये अंबेडकर के संविधान को खत्म करने वाले हैं। और ये मैसेज कुछ पहुंचा, ये नहीं है कि एकदम से नहीं पहुंचा। और इसके आधार पर दलित बस्तियों में कुछ वोटिंग हुई है। कितनी जगह हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो हम लोगों ने कुछ देखा भी, कुछ असर है इसका हुआ है। दूसरा एक नैरेटिव, मुसलमान पहले बीजेपी को वोट मोस्टली नहीं देते थे, ये फैक्ट था। लेकिन इस बार उसको दूसरे रूप में जो है, आपके पास भी बहुत सारे वीडियो आए होंगे जिसमें कोई कह रहा है कि ये चुनाव हमारे लिए दीन का विषय है। अगर कोई एक बड़े मुल्ला बैठे हुए कह रहे हैं कि अगर कोई मस्जिद में इमाम अगर आपको कहता है कि ये चुनाव पर बात करता है तो उसको राजनीति मत मानो, सियासत ये तुम्हारे दीन का विषय है, और बीजेपी को हमारा ईमान नहीं कहता कि हम भाजपा को वोट दें, तो वो एक जो पूरा देश में ये पहली बार देखा गया, ये पहले हमने नहीं देखा था। ये एक दूसरी चीज रही कि बिल्कुल एक एग्रेसिव कैंपेन, और कि मुसलमान एक भी वोट बीजेपी को न दे और इसलिए इसको मजहब का विषय बना देना, ये 2 चीजें हुई है। हालांकि इससे बीजेपी को बहुत क्षति होगी मुझे नहीं लगता है, लेकिन इससे हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए जो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकते
सकता है। अगर आपके मजहब का प्रश्न हो जाता है कि हमको हराना ही है और में, तो फिर वो जो भी सामने दिखता है उसी को वोट करो जो उसको हरा पाए। और यही कारण है कि बहुत सारे काम ये राम जन्मभूमि पर फलाने पर विपक्ष नहीं कर सका, इसमें व्यापक रूप से फंसा रहा है। लेकिन इसके रिएक्शन भी हुए होंगे, ये मैं नहीं स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये दिखाई दिया था कि पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे या यहां तक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साह में आके सब जगह, कुछ जगह कर रहे थे लेकिन सब जगह नहीं काम कर रहे थे। और उसमें एक बड़ा कारण यह था कि कैंडिडेट्स जो दिए गए इस बार, खासकर भारतीय, क्योंकि विपक्ष के कैंडिडेट को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, वो सत्ता में नहीं है। जहां वो सत्ता में वहां थोड़ा हो सकता है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी में कैंडिडेट्स आप दे देते हैं, आपको अपनी मंत्री से भी, वो स्टेट में भी आपका गवर्नमेंट है, तो फिर वो लोगों को भी और वो आपके कार्यकर्ताओं के लिए भी समस्या बनती है। और लोगों ने इसको अभिव्यक्त किया कई जगह है। तो वो जो एक इस बार बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेकर पूरे देश भर में हमने देखा है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पार्टी के अंदर ही थोड़ा असंतोष और वो देखा है। अगर उनके वोट थोड़ा कमते होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी एक चीज की हो सकती है तो कैंडिडेट की होगी, जो मुझे दिखाई दिया है। राम मंदिर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरा अपना मानना था कि ये 2014-2019 से ज्यादा ये आसान चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि अगर 10,38,000 कार्यक्रम एक जगह हो रहे हैं और तमिलनाडु के समुद्र किनारे से लेकर और उड़ीसा के आदिवासियों के बीच वैसे वैसे दृश्य आ रहे हैं, तो उसको बनाए रखना का, जैसा समीर जी ने कहा कि वो जो बनाए रखने का था, पता नहीं कहां से कैसे उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्या हुई कि उसको आगे ले जाने की चीजें थी, सत्ता के स्तर पर कैसे ले जाए, राजनीति में इसके क्या मायने हैं, उसमें नहीं। कुछ उन्होंने सोच के उठाए, कुछ उन्होंने, जैसे मान लीजिए भारत रत्न किसी को दिया तो सोच के दिए होंगे कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन उससे नैरेटिव में चेंज आ गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना एक दृष्टि से, उनकी दृष्टि से बहुत अच्छा कदम था, लेकिन वो आने के बाद जो मीडिया का पूरा डिबेट था ना, वो तो फिर सामाजिक न्याय, आरक्षण, जाति ऐसे पर होने लगा और उसमें ये चुनाव फंस गया और चुनाव बिखरता चला गया, जिसको वो बोल रहे हैं विनोद जी की विकेंद्रित हो गया, मैं बिखर गया। लेकिन फिर भी पूरे देश में 2-3 चीज एक साफ रहा है कि एक बड़ा वर्ग जो नरेंद्र मोदी को जिन कारणों से वोट देता रहा है, जिन कारणों से 2014 में भारत ने उनको एक्सेप्ट किया, उनको सत्ता तक पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, 2019 में रहा, उन कारणों पर काम होने का भी प्रभाव लोगों पर था। वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था सनातन इसे उठाने के लिए। तो वो एक क्रॉस देश में आपको दिखाई गया। दलित बस्ती में भी ऐसे कहने वाले लोग मिल जाते थे, सामने बैठे हुए हैं, वो भले बीड़ी पी रहा है, भले वो पत्ती खिला रहे, मोदी है तो देश बचा है, मोदी है तो ये भी बात था। तो वो भी एक जगह रही है। विपक्ष ने अपना यूनिफाइड स्वरूप जो है देश में प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन एक रणनीति अपना दी कि हम लड़ जरूर अलग रहे हैं, लेकिन हम अगर जीतेंगे तो सरकार हम मिलकर साथ बनाएंगे। ये उन्होंने एक रणनीति बनाई है। अब इसका प्रभाव भी हमको देखना। कुल मिला के मैं देख रहा हूं कि भले माहौल जैसा भी दिखा हो, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी जो विचारधारा है उसके विपरीत कोई माहौल हो कि इनका उखाड़ फेंकना है हमको और विपक्ष को सत्ता में बैठाना है, ये स्थिति भारत में कहीं नहीं थी और परिणाम में दिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।